बंगाल के सबसे बड़े जंगे मैदान नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरने वाले हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने दो मंदिरों में पूजा पाठ किया। पहले वो सिंहवानी मंदिर पहुंचे, वहां जाकर मां का आशीर्वाद लिया, फिर जानकीनाथ मंदिर में दर्शन किए, वहां हवन किया और अब आगे के लिए रोड शो की तैयारी में बढ़ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी आज 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। नंदीग्राम से उनका नामांकन होना है, जहां पर सीधे तौर पर वो चुनौती ममता बनर्जी को दे रहे हैं। यहां से शुभेंदु अधिकारी आज पूरे दिन का कार्यक्रम लगभग उनका तय हो चुका है। हल्दिया में रोड शो होना है। तो आज तक ने जब सवाल किया ममता बनर्जी की चोट पर, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सवाल को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि विकास और सिर्फ विकास के नाम पर यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंहवानी मंदिर में पूजा पाठ, जहां पर मां का आशीर्वाद लेते हुए शुभेंदु अधिकारी, जो कि अब नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करने अब से ठीक 1 घंटे बाद पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले वो हल्दिया में रोड शो करेंगे और रोड शो करने से पहले वो जानकीनाथ मंदिर में भी हवन कर चुके हैं। वहां पर भी पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी देखे गए और ऐसे में सुबह से ही ये मंदिर जाने का कार्यक्रम शुभेंदु अधिकारी का चल रहा है। ममता बनर्जी ने भी अपने नामांकन से पहले मंदिर जाकर दर्शन किए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दो मंदिरों के दर्शन किए हैं। तो मंदिर में पूजा के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आज तक से बातचीत में कहा कि भगवान हमारे साथ है। नंदीग्राम जीतने वाले हैं आप। आज यहाँ का क्या कार्यक्रम है आपका? शुभेंदु दा ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर घूम रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ विकास की नाम पर चुनाव होगा। आप भी यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन करने आए हैं? आप भी यहाँ पर यज्ञ? मेरा मंदिर है। ये आपका मंदिर है। नंदीग्राम किसका होगा? हाँ, नंदीग्राम किसका होगा? दीदी को चोट लगा, दीदी बोला कि लोगों ने हमला किया, आपको लगता है ये बात? छोड़ी देखिए, शुभेंदु अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर नहीं बोलना चाहते हैं। चोट पर क्योंकि बीजेपी की शुरुआती जो प्रतिक्रिया आई थी, उसके बाद बीजेपी अब थोड़ा बच कर बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जब इस राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा मंदिर है और इस तरह से आज फिलहाल वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की जा चुकी है और उसके बाद यज्ञ पूजन का कार्यक्रम होगा। निकल रहे हैं और शुभेंदु यहाँ पे वो शायद कुछ जीत के लिए आपने मनोकामना, भगवान मेरा साथ है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भगवान उनके साथ है और यहीं से वो रवाना हो चुके हैं और हल्दिया की तरफ वो रवाना हो चुके हैं। 2 मंदिरों पे माथा टेकने के बाद हल्दिया में जाके वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, नंदीग्राम, आज तक। दादा तो अरे इनको बोलो यार, पीछे हो। तस्वीरें आपके सामने और हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आज शुभेंदु अधिकारी का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। नामांकन दाखिल करने से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, जिसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा मुखर रही है, इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए शुभेंदु अधिकारी हालांकि टीएमसी से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से अपनी पार्टी के रंग में ही दिखाई दिए। पार्टी का ही अंग वस्त्र उन्होंने पहन रखा था और आज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना जब उन्होंने की, तब जो वहां पर
पत्रकार मौजूद थे, उनसे भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर ही यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। पूरे आत्मविश्वास से लबरेज शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कहते आ रहे हैं। जब नंदीग्राम से उनका पर्चा भरना तय भी नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि जहां पार्टी कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये माना गया कि ममता बनर्जी के खिलाफ ही उन्हें उतारा जाएगा और यही देखने को मिला। ममता बनर्जी ने पहला अपना पर्चा दाखिल किया। उससे पहले हमने देखा था कि ममता बनर्जी भी नामांकन से पहले मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी, दरगाह पहुंची थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पर आज जो पूरे दिन का उनका ये नामांकन का कार्यक्रम है, उससे पहले मंदिर में दर्शन करते हुए पूरा की मंदिर है। ये हर साल नॉमिनेशन के लिए पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है। नॉमिनेशन ये आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी ये लोग के याद करता है 5 साल अंतर जब चुनाव आता है। ममता को हरा देंगे जरूर ये लोग क्या रहेगा। मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। हाँ, नंदनायक बाड़ बूथ में हम नंदीग्राम वोटर हिसेबे। बात अब अमृत महोत्सव की। आजादी के 75वीं सालगिरह को लेकर आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत आज दांडी आंदोलन के 91 साल पूरे होने पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा दांडी में खत्म होगी। 386 किलोमीटर लंबी इस प्रतीकात्मक यात्रा में 81 लोग शामिल होने वाले हैं। आज के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक आंदोलन के खिलाफ दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जो 5 अप्रैल को दांडी में खत्म हुआ था, जहां समुद्र के किनारे गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। अगले साल देश की आजादी की 75वीं सालगिरह है। इसके लिए 75 दिन पहले से ही उत्सव शुरू हो गया है। ये रूट हम आपको दिखा रहे हैं दांडी मार्च का, किस तरीके से इन तमाम जगहों से गुजरते हुए ये लोग जो कि इस मार्च में शिरकत करने वाले हैं प्रतीकात्मक तौर पर, वो कहां से कहां तक मार्च करेंगे, ये इस मैप के जरिए समझा जा सकता है। साबरमती आश्रम से हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। आज का कार्यक्रम तय हो चुका है, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस ऐतिहासिक दिन को तो नहीं जिया, हम तो थे नहीं, मगर आज के दिन हम यहाँ आए हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। गर्व की बात है। आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन टुडे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो भी बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया आज़ादी को हासिल करने के लिए, गांधी जी ने जो आज की शुरुआत की थी, उसका एक पर्व आज शुरू हो रहा है। और बस। तो अनुपम खेर को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि आजादी में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उसके लिए ये आज का महोत्सव बेहद अहम है, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। प्रतीकात्मक तौर से ये मार्च किया जाएगा और तमाम वो लोग जो इस मार्च में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। और आपको ये बता दें कि एक पूरा रूट तय किया गया है जिस पर ये मार्च किया जाएगा। हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव और दांडी यात्रा के 91 साल पूरे हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के गांधी आश्रम से एक दांडी यात्रा की यहाँ पे शुरुआत करवाएंगे, उसका प्रस्थान करवाएंगे। जिस तरीके से गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह करके एक चुटकी भर नमक हाथों में लेकर अंग्रेजों के काले कानून का विरोध किया था, अब जब देश इस आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है तो यहाँ से दांडी यात्रा निकलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरे देश के 14 राज्यों से आए हुए दांडी यात्री है, ये सभी लोग यहाँ से पैदल चलते हुए दांडी यात्रा करेंगे। सर ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के आह्वान पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस
आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पे ये जो दांडी यात्रा निकल रही है, इस दांडी यात्रा में हम सभी युवाओं के साथ मध्य प्रदेश के सारे लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं। ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, सच क्या है, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। टीएमसी इसे जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने अपनी राजनीतिक बंदूकों से बीजेपी पर निशाना साध रखा है और वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी पर हमले का हिंट बीजेपी के नेता पहले से दे रहे थे और आखिरकार उनके साथ ये हो ही गया। পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, কেবল মাথা এবং চেস্টে খুব পেন হয়েছে। पत्थर दिल ही होंगे जो इसे नाटक कहेंगे। इसे नाटक कैसे कह दें? ममता बनर्जी को चोट लगी है और बहुत चोट लगी है। 66 की उम्र कम नहीं होती। गर्दन से लेकर पांव तक वो दर्द में है। उनके चेहरे से ये साफ दिख रहा है। 2-3 दिन वो अस्पताल में रहेंगी। प्रचार में भी निकलेंगी तो व्हील चेयर पर होंगी। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। गहरी चोट लगी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? सवाल ये है कि इतने बंदोबस्त में दीदी को ये चोट लगी कैसे? क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ या उन्हें किसी ने धक्का दे दिया? जो बात सबसे पहले दीदी ने कही थी। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नमस्कार कर रहा था। 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 दीदी आपने और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की। वो 4-5 लोग कौन हैं जिनकी बात दीदी ने की थी? क्या धक्का भीड़ की वजह से लगा था या धक्का जानबूझकर दिया गया? धक्का लगा भी था या फिर चलते चलते गलती से गाड़ी का खुला दरवाजा उस लोहे के एंगल से टकरा गया जो सड़क पर लगा हुआ था? उस वक्त क्या हुआ होगा ये हमने भी समझने की कोशिश की है। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती है ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch, but nothing is like that. There is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can? How the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. अभी सच सिर्फ एक है, वो ये कि दीदी को चोट लगी है। चोट कैसे लगी इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। किसी ने कहा धक्का दिया गया, किसी ने कहा भीड़ से चोट लगी, किसी ने कहा उन्हीं के लोगों की गलती से चोट लगी, किसी ने कहा साजिश हुई है। टीएमसी को शक क्यों है इसकी क्रोनोलॉजी समझा दी। टीएमसी का कहना है कि 8 मार्च को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने एक पोस्ट में ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया था। 9 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को बीजेपी के एक सांसद ने पोस्ट किया था कि आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होगा, और कल शाम 6 बजे दीदी के साथ ये हादसा हुआ।
क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। I think Election Commission is taking the matter very casually. It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. So it was an attempt to murder. As a candidate, I am complaining. The moment the DG was changed, only after within 24 hours this thing happened. Will you be filing an FIR? Yes, I have already filed. दीदी की चोट पर यह लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। टीएमसी भी चुनाव आयोग के पास पहुंची और बीजेपी भी। टीएमसी ने शिकायत की कि दीदी पर हमले की पहले से आशंका थी, आयोग इस हमले को हल्के में ना ले। बीजेपी भी कह रही है कि इसकी जांच हो। इतनी पुलिस और सुरक्षा के बाद चोट कैसे लगी? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। जंगे बंगाल में घमासान और तेज हो चुका है, क्योंकि ममता ने व्हीलचेयर से प्रचार करने की हुंकार भरी, तो वहीं नंदीग्राम से ममता को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी रोड शो के बाद नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर चुनाव आयोग की टीम नंदीग्राम में घटनास्थल का दौरा करेगी, जहां पर कथित तौर पर ममता बनर्जी पर हमला किया गया, जो कि टीएमसी ने कहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि महज एक हादसा था, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव की टीम वहां पर जाएगी। ये स्पेशल टीम नंदीग्राम में घटनास्थल का दौरा करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। शाम को स्पेशल टीम चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप देगी। निर्वाचन आयोग की टीम नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटनास्थल का दौरा करने जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव की टीम, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर की टीम वहां का दौरा कर शाम 5 बजे तक अपनी जांच रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपेगी। स्थानीय पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में ममता की चोट को एक दुर्घटना बताया था। पुलिस ने उस वक्त के सीसीटीवी और ममता बनर्जी की गाड़ी के साथ चल रहे चश्मदीदों के बयान के आधार पर यह रिपोर्ट दी थी। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सूर्याग्नि, जो अब रिपोर्ट सौंपी जानी है, इस रिपोर्ट से दरअसल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। जी, इस इंसिडेंट में जहां पे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ने दावा किया था कि लोगों ने उनको धक्का दिया था, जिसके बाद उनको उनके पैर पे उनको इंजरी हुई और उसके बाद कोलकाता वो चले गए। बहुत सारे ऐसे आई विटनेसेस का दावा भी ऐसा है कि लोगों ने किसी ने धक्का नहीं दिया, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था, एक खंबे से गाड़ी का दरवाजा टकरा गया। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल व्यू पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं, वैसे प्रेजेंट थे और शायद इसीलिए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के आरोप को कोई मतलब हल्के पे लेगा नहीं और इसीलिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शायद उसी दिन पे एक जांच की मंजूरी दे दी थी और जांच रिपोर्ट जो है वो आज शाम के 5 बजे तक फाइल करना होगा। जो हमारे पास सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि एक स्पेशल टीम ईसीआई की तरफ से वो यहाँ पे बिरुलिया बाजार आ सकती है मुआयना करने के लिए। कल हमने देखा है कैसे एसपी, डीएम, इन लोगों ने आके आई विटनेस से बात की कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद, ये सब बातचीत करने के बाद ही आज जो डेडलाइन है 5 बजे तक ईसीआई को सबमिट करने के लिए रिपोर्ट, वो उसको पेशअप करने के लिए उसको। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने वक्त बिल्कुल नहीं गंवाने की ठानी है, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को। ऐसे ममता बनर्जी ने
ये ऐलान कर दिया है कि वो व्हील चेयर से ही प्रचार करती रहेंगी, क्योंकि पैर में चोट है, इसलिए ममता बनर्जी को व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ सकता है। और ऐसे में व्हील चेयर से ही जितने भी कार्यक्रम उनके तय थे, जहां जहां संभव हो सकेगा वहां पर ममता व्हील चेयर के जरिए ही प्रचार को आगे बढ़ाएंगी। तो ममता के साथ दरअसल ये हादसा कैसे हुआ? एक थ्योरी ये कहती है कि कार खंबे से टकराई, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हमला हुआ या फिर भीड़ के धक्का मुक्की से ममता चोटिल हो गई। अब वो कार दिखाई गई है जिसमें ममता बनर्जी सवार थी और टीएमसी के मुताबिक कार के दरवाजे पर धक्के का कोई निशान नहीं है। तो टीएमसी अब हमले के आरोपों को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुलिस। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुलिस। ओके ओके। कलकत्ता वापस जाएंगे और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरोलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch. But nothing is like that. There is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can? How the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. और अब आपको दिखा देते हैं चोटिल ममता का आगे का प्लान। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ममता फिर से चुनाव प्रचार में उतर जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उनका काफिला अहमदाबाद पहुंच चुका है। आज दांडी यात्रा को प्रतीकात्मक तौर से हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके 91 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है। 75 जगहों पर इसी तरह से यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 हफ्ते पहले से ही ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। दांडी यात्रा को हरी झंडी प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद दिखाएंगे, लेकिन आज अहमदाबाद का उनका ये दौरा बेहद अहम। ठीक 91 साल पहले आज ही के दिन दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और साबरमती आश्रम प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यही वो स्थान है जो संस्कृत में एक उक्ति है, उत्सवेन बिना यस्मात् स्थापनम निष्फलम भवेत्। अर्थात कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश की आजादी का जो उत्सव है उसे जन भागीदारी के द्वारा आगे बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, साबरमती आश्रम ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, उनका स्वागत किया गया साबरमती आश्रम पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि, उनकी कर्मस्थली रहा ये पवित्र स्थान। A floral tribute to Bapu by the Honorable Prime Minister of India on behalf of a grateful nation. गोपी कांगर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। साबरमती आश्रम में गोपी इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है और आगे के कार्यक्रम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दीजिए।
who inspired millions of people. गोपी, आप मुझे सुन पा रही हैं? To dream of an independent India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साबरमती आश्रम वो पहुंचे हैं, वहां पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण किया और आगे की ओर अब वो बढ़ निकले हैं। ये कार्यस्थली रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और ऐसे में इसका अहम स्थान दांडी मार्च को लेकर भी, जिसके 91 साल पूरे हो चुके हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत आज ही के दिन 91 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से की गई थी। साबरमती आश्रम उसका केंद्र बिंदु रहा था। गोपी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। गोपी, हम पीएम की तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ आश्रम में क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है और आगे के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। The Honorable Prime Minister at Hriday Kunj, Bapu's cottage. Where he lived from 1918 to 1930. And beneath Bapu's picture is a prayer composed by him in which he invokes the Lord for the blessing of open-heartedness and humility so that he may forever serve the people of India as a servant and a friend. Words of inspiration for every leader. माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को 1918 से लेकर 1930 तक इसी आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। यहीं से कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत और गुजरात के राज्यपाल आज 91 साल के मुख्यमंत्री दांडी मार्च को पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये दरअसल महज एक शुरुआत है और प्रतीकात्मक तौर पर इसकी शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि 75 हफ्ते बाद 75 साल पूरे होने वाले हैं देश की आजादी के। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दांडी मार्च का भी एक अहम स्थान है। देश की आजादी में इसका योगदान रहा है और इसका जिक्र तमाम उन इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिन्हें हम पढ़ते आए हैं। 12 मार्च में 1930 को आज के दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। दांडी तक यात्रा की जाएगी और 78 सत्याग्रहियों के साथ ये यात्रा आयोजित की जाएगी। यहाँ की जो विजिटर बुक है माननीय प्रधानमंत्री श्री उसमें इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ शब्द अंकित करेंगे। ये दरअसल एक महत्वपूर्ण पल और एक ऐतिहासिक पल के तौर पर दर्ज किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इस मौके पर मौजूद हैं और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इस मार्च को प्रतीकात्मक तौर पर हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 91 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री इस वक्त साबरमती आश्रम में मौजूद हैं। 81 ऐसे सत्याग्रही हैं जो इस मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं। ये पद यात्रा रहेगी जो कि 75 साल जो आजादी के हैं हिंदुस्तान के, उनके तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत के तौर पर दर्ज की जाएगी। आज ही के दिन 1930 में दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव भी आज से ही शुरू हो रहा है। 10:30 बजे ठीक ये कार्यक्रम शुरू होना था। प्रधानमंत्री पहुंच गए थे साबरमती आश्रम 10:30 बजे और इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद हैं, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत यहां पर मौजूद हैं, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तफा, क्या जानकारी दे पाएंगे आप आज के इस पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है जिसे अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। साबरमती आश्रम पर जी बिल्कुल, और ये शुरुआत मानी जा रही है क्योंकि आज से जो 75 हफ्ते हैं उसके बाद 75वां इंडिपेंडेंस डे है और उसी को
अमृत महोत्सव नाम दिया गया। अभय घाट पर थोड़ी देर में देखेंगे आपके जो कॉन्वॉय निकला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अभय घाट पर आने वाला है, जहाँ पर एक आयोजन किया गया इवेंट का। यहाँ पर दांडी मार्च का जो एनिवर्सरी आज है 90 साल पूरे होने का, उसमें उतने ही लोग 81 लोग जो दांडी मार्च गांधी जी के साथ किए थे, वही उसी तरह से 81 लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो 500 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे 21 दिन बाद दांडी गांव जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये फ्लैग ऑफ जो है पूरा इवेंट ट्रैकिंग का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसके बाद वो फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बने रहिए हमारे साथ मुस्तफा, क्योंकि 388 किलोमीटर की ये लंबी पदयात्रा होने वाली है जिसमें 81 लोग सम्मिलित होंगे। इसका फ्लैग ऑफ बाकायदा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, ये प्रतीकात्मक होगा और अहमदाबाद से लेकर दांडी तक ये यात्रा चलेगी। 25 दिन की ये कुल यात्रा है जिसमें 75 किलोमीटर का पहला लैप है। कुल 388 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है जो कि 5 अप्रैल को खत्म होगी। आपको बता दें कि साबरमती आश्रम से ही इस पदयात्रा का आगाज किया जाएगा जो कि अहमदाबाद से दांडी तक होगी और अलग अलग वर्ग के लोगों को इस पदयात्रा में शामिल किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट के जरिए भी इसकी जानकारी दी थी। गोपी घांगर हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज का? बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री गांधी आश्रम पहुंच चुके हैं। गांधी आश्रम में उन्होंने गांधी जी की जो प्रतिमा है उसको माल्यार्पण किया है और उसके बाद यहाँ पे मंच पे आएंगे प्रधानमंत्री। और यहाँ पे मंच पे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में बिल्कुल पीछे की साइड बैक स्टेज पे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में आपको मंच पर दिखाई देंगे। और यहाँ से प्रधानमंत्री जो दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत करवाएंगे। जो इस वक्त दांडी यात्रा शुरू हो रही है उसमें भी 81 लोगों को सबसे पहला जो प्रधानमंत्री जिनको प्रस्थान करवाएंगे वो 81 लोग हैं। और उसके बाद पूरा जो जैसे जैसे दांडी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जब ये दांडी यात्रा दांडी पहुंचेगी जहां पे गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया था, चुटकी भर नमक हाथों में लेकर नमक के काले कानून को तोड़ा था, तो उस जगह पे सारे जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो अलग अलग दिनों पे जुड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अब यहाँ पे मंच के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी डिजिटल प्रदर्शनी है जिसे प्रधानमंत्री फिलहाल देख रहे हैं। आप देख सकते हैं गांधी जी की जितनी भी लेटर्स थे या गांधी जी से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको डिजिटलाइज किया गया है। और वो जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी जो कि मोबाइल के जरिए सारी चीजों को देखती है, तो उनके लिए ये सारी चीजें डिजिटलाइज की गई है। और यहाँ पे अगर नेहा बात की जाए तो कई ऐसे वीआईपीज भी पहुंचे हुए हैं जिसमें अनुपम खेर है, तो कई ऐसे आश्रम वासी हैं जिनके दादा या परदादा दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, तो वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, गांधी आश्रम के आसपास का जो इलाका है जहाँ गांधी जी ने जिस आश्रम के आसपास लोगों को बसाया था, जो गांधी आश्रम में काम करते थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काफी योगदान दिया है, उन सब के परिवार वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। और जब अब गांधी आश्रम का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा गया है, करीब 700 करोड़ की लागत से गांधी आश्रम को वैश्विक स्वरूप दिया जाएगा और यहाँ पे एक पूरा जो इसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जो मूल गांधी आश्रम है उसके आसपास के इलाकों को डेवलप करके, तो उसके प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है गुजरात में। तो प्रधानमंत्री आज यहाँ पे आए हैं, जितने भी आश्रम वासी उन लोगों के साथ भी हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो। साथ ही जब दांडी यात्रा की यहाँ से शुरुआत होगी तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ कदम इस दांडी यात्रा में भी चलेंगे। तो आज के वक्त को किस तरीके से गांधी जी ने युवाओं को जोड़ा था, उस वक्त युवाओं को जोड़ा था, और अब युवाओं को किस तरीके से गांधी विचार के साथ जोड़ा जाए, उसी विचारधारा को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और इसमें हमने कई ऐसे लोगों से नेहा बात की जिनके दादा परदादा इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में शामिल थे, तो वो लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वो लोग भी ये दांडी यात्रा में शामिल होंगे। 5 अप्रैल को वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे भी एक बड़ा जो दांडी जगह है नवसारी के पास आई हुई, वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है केंद्र सरकार के जरिए। और आजादी का ये अमृत महोत्सव है,
क्योंकि 75 साल आजादी का हो रहा है, तो 75 हफ्तों ठीक का है, एक पूरा लौटेंगे कार्यक्रम गोपी आपके केंद्र पास। सरकार के जरिए घोषित किया गया है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कि किस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम प्लान है दरअसल प्रधानमंत्री के लिए, और अमृत महोत्सव की शुरुआत औपचारिक तौर पर हो चुकी है।